नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल @SYG के फैक्ट पे। दोस्तों, आशा करता हूँ आप शानदार, जबरदस्त, मस्त और स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों, हम लोग टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, हिस्ट्री के महत्वपूर्ण टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग वैदिक सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। इससे पहले दोस्तों, पहले वीडियो आपको दिया जा चुका है, आप उसको देख लीजिएगा, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगेगा तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, और ऐसे वीडियो पाने के लिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए दोस्तों, बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हुए। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वैदिक काल में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? दोस्तों, वैदिक काल में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है दोस्तों। कौन सा है दोस्तों? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। और दोस्तों, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या दोस्तों 4 है। कौन कौन है दोस्तों? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए जा रहे हैं दोस्तों, उसको नोट डाउन करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ऋग्वेद में हिमालय की एक चोटी का उल्लेख है दोस्तों। ऋग्वेद में हिमालय की एक चोटी का उल्लेख है जो सोम के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी चोटी है दोस्तों? सोमंत या मंजुवंत या क्रोम या उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 2 का क्या होगा? तो मुजवंत होगा दोस्तों। ऑप्शन 20 का सही होगा। दोस्तों, विश्व का सबसे प्राचीन पुस्तक कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद है। और वेदों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन है दोस्तों? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और दोस्तों, ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा गया है दोस्तों, इसको भी नोट डाउन करते चलिएगा। दोस्तों, जितने भी फैक्ट बताए जा रहे हैं उनको नोट डाउन करते चलिएगा। तो दोस्तों, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। और ऋग्वेद में कितने मंडल हैं दोस्तों? 10 मंडल हैं। और सूक्तों की संख्या कितनी है दोस्तों? 1028 सूक्तों की संख्या है। और ऋग्वेद के जो रचयिता हैं दोस्तों, उनका क्या नाम है? तो विश्वामित्र ऋग्वेद के रचयिता हैं। और तीसरे मंडल में दोस्तों सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया दोस्तों कि तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र किस मंडल में है दोस्तों? तो तीसरे मंडल में है ऋग्वेद के। और 9वें मंडल में कौन सा है दोस्तों? तो 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। और 10वें मंडल में दोस्तों पुरुष सूक्त का वर्णन है, जिसके अनुसार 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है दोस्तों। जिसमें 4 वर्ण कौन कौन है दोस्तों? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख है, 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है, और तीसरे मंडल में दोस्तों गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और वेदों की संख्या कितनी है दोस्तों? 4 है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आर्यों ने देवताओं द्वारा निर्मित प्रदेश देवकृत योनि की संज्ञा दी है। किसको दी है दोस्तों? कश्मीर को, या मध्य एशिया को, या सप्त सैंधव प्रदेश को, या उत्तरी ध्रुव को? कौन सा दोस्तों इसका सही होगा? कौन सा इसका सही होगा दोस्तों? तो सप्त सैंधव प्रदेश को आर्यों ने देवताओं द्वारा निर्मित प्रदेश देव योनि की संज्ञा दी है, सप्त सैंधव प्रदेश को। दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ऋग्वैदिक काल में प्रमुख नदियां कौन कौन है दोस्तों? नदियां भी देख लेते हैं। ऋग्वैदिक काल की प्रमुख नदियां हैं रावी दोस्तों। रावी का क्या नाम है दोस्तों? तो पारूषणी है। और सतलज का दोस्तों क्या नाम है? सतलज का प्राचीन नाम क्या था? तो सतुद्री था। और ब्यास नदी का दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो ब्यास नदी का प्राचीन नाम विपाशा था दोस्तों। और चिनाब नदी का प्राचीन नाम आस्किन। झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? तो तीस्ता था। और गंडक नदी का दोस्तों प्राचीन नाम सदानीर। और गोमल नदी का दोस्तों तो गोमती है। और चिनाब नदी का दोस्तों ये कई बार एग्जाम में पूछा गया कि चिनाब नदी का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? आस्किन था दोस्तों, आस्किनी था। चिनाब नदी का प्राचीन नाम आस्किनी। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, या दोस्तों बिहार टीचर के लिए, तो ये रामबाण वीडियो है दोस्तों। इससे जरूर आपको 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा दोस्तों, और सभी क्वेश्चनों को नोट डाउन करते चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, वह भारतीय विद्वान जो भारत से
बाहर आर्यों का आदि देश मानते हैं? कौन सा है दोस्तों? वह भारतीय विद्वान जो भारत से बाहर आर्यों का आदि देश मानते हैं। कौन मानते हैं दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक या एल डी कल्ला या गणकनाथ झा या डी एस मित्रा? कौन सा दोस्तों इसका सही होगा? वह भारतीय विद्वान जो भारत से बाहर आर्यों का आदि देश मानते हैं। कौन मानते हैं दोस्तों? तो बाल गंगाधर तिलक जी मानते हैं। ऑप्शन ए इसका सही होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ऋग्वैदिक काल में मुख्य अपराध था। ऋग्वैदिक काल में दोस्तों मुख्य अपराध क्या था? तो ऋग्वैदिक काल में दोस्तों मुख्य अपराध था पशुओं की चोरी करना, मुख्य अपराध था। ऑप्शन डी इसका सही होगा दोस्तों। सबसे प्राचीन वेद, ध्यान रखिएगा दोस्तों, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। और दोस्तों वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन है दोस्तों? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और ऋग्वेद के रचयिता कौन है दोस्तों? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ऋग्वेद के रचयिता विश्वामित्र जी हैं। और 9वें मंडल में दोस्तों सोम देवता का उल्लेख है। 10वें मंडल में दोस्तों पुरुष सूक्त का उल्लेख है। और तीसरे मंडल में दोस्तों गायत्री मंत्र का उल्लेख है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन नोट डाउन, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ऋग्वेद में व्यक्ति को सतदाय कहा गया है क्योंकि दोस्तों ऋग्वैदिक में व्यक्तियों को सतदाय कहा गया है। क्योंकि कहा गया है दोस्तों, क्यों कहा गया है? तो व्यक्ति के जीवन का मूल्य 100 गायें थी। दोस्तों यही है इसका आंसर। व्यक्ति के जीवन का मूल्य 100 गायें थी, उसे ही दोस्तों सतदाय कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ऋग्वेद के दोस्तों रचनाकार कौन है दोस्तों? आप इसका कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। इससे पहले दोस्तों आपको बताया गया कि ऋग्वेद के रचयिता कौन है दोस्तों? विश्वामित्र जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? दोस्तों अभी बताया जा चुका है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? दोस्तों कौन सा मंडल है? 8वां, 9वां, 10वां, 7वां? कौन सा मंडल है दोस्तों? तो दोस्तों ऋग्वेद का 9वां मंडल में सोम देवता का उल्लेख है दोस्तों। और 10वें मंडल में दोस्तों क्या है? तो 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख है दोस्तों। और तीसरे मंडल में दोस्तों किसका उल्लेख है? तीसरे मंडल में सूर्य देवता को समर्पित सावित्री को समर्पित दोस्तों गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तीसरे मंडल में दोस्तों गायत्री मंत्र का, 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है दोस्तों, जिसके अनुसार 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है ऋग्वैदिक काल में ही दोस्तों। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऋग्वैदिक काल के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख है दोस्तों, उसके अनुसार 4 वर्ण है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट से दोस्तों क्वेश्चन बनेंगे और आप इसको नोट डाउन करते चलिएगा। वीडियो पॉज कर दोस्तों जरूर नोट करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं तथा मेरी माता अन्न पीसने वाली है। साधन भिन्न है परंतु सभी धन की कामना करते हैं। ऋग्वेद में सूक्त का उक्त अर्थ सिद्ध करता है। क्या सिद्ध करता है दोस्तों? तो व्यवसाय आनुवंशिक नहीं थे दोस्तों, यही सिद्ध इसका होता है। व्यवसाय आनुवंशिक नहीं थे। ऑप्शन सी इसका सही होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है पति पत्नी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है पति पत्नी की अर्धांगिनी है, वह पति के साथ यज्ञ कार्यों में भाग ले सकती है। पत्नी से रहित व्यक्ति यज्ञ करने का अधिकारी नहीं था। उक्त उल्लेख मिलता है किस में मिलता है दोस्तों? किस में मिलता है? तो छंदोग्य उपनिषद में मिलता है दोस्तों। किस उपनिषद में? छंदोग्य उपनिषद में दोस्तों। किस में मिलता है दोस्तों? छंदो उपनिषद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला दोस्तों क्या होगा आंसर? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? आप इसका कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक लेख पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत की प्रामाणिक व्याख्या देता है? कौन सा वेद है दोस्तों? ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक लेख पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत को प्रामाणिक व्याख्या देता है? कौन सा देता है दोस्तों? तो छंदोग्य उपनिषद में है दोस्तों। इसका ऑप्शन बी सही होगा। बी सही होगा दोस्तों, छंदोग्य उपनिषद। वेदों की संख्या दोस्तों 4 है। उपनिषदों की संख्या दोस्तों कई बार पूछा गया है, उपनिषदों की संख्या कितनी होती है? तो उपनिषदों की संख्या 108 होती है। पुराणों की संख्या दोस्तों
18 होती है। ये भी क्वेश्चन कई बार बने हैं दोस्तों। पुराणों की संख्या कितनी होती है? 18 होती है। और वेदांग कितने हैं दोस्तों? वेदांगों की संख्या 6 है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। वेदों की संख्या 4 है, पुराणों की संख्या 18 है, उपनिषदों की संख्या 108 है और वेदांगों की संख्या 106 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्री कहा गया है। सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्री कहा गया है। किसमें कहा गया है दोस्तों? अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, शतपथ ब्राह्मण में या उपयुक्त सभी में। किसमें कहा गया है दोस्तों? अथर्ववेद में कहा गया है। अथर्ववेद में दोस्तों सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। वेदों की संख्या 4 है दोस्तों। कौन कौन है दोस्तों? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। कुल मंडल कितने दोस्तों? 10 मंडल हैं। और सूक्तों की संख्या 1028 है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है दोस्तों। और 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। और 10वें मंडल में दोस्तों पुरुष सूक्त का उल्लेख है। और ऋग्वेद के रचयिता कौन है दोस्तों? विश्वामित्र हैं दोस्तों। जितनी बार दोस्तों इसको रिपीट होता जा रहा है, आप इसको नोट डाउन करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सभी क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हुए देखेंगे दोस्तों। इसको देख रहे हैं, यज्ञ हवन कर्म कांड का उल्लेख किस वेद में वर्णन किया गया है? यज्ञ हवन और कर्म कांड का उल्लेख किस वेद में है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर अगले का आंसर बताइए, किस में है दोस्तों? तो दोस्तों किसमें है? यज्ञ हवन का उल्लेख किसमें है दोस्तों? आप इसका आंसर बताइए। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या यजुर्वेद में किसमें है दोस्तों? आप इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कौन सा होगा दोस्तों। तो यजुर्वेद में है दोस्तों। यजुर्वेद में यज्ञ हवन और कर्म कांडों का उल्लेख है दोस्तों यजुर्वेद में। दोस्तों यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। तो दोस्तों यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। और दोस्तों अथर्ववेद किसमें है? अथर्ववेद में दोस्तों किसका उल्लेख होता है? तो अथर्ववेद में दोस्तों जादू टोना का उल्लेख है दोस्तों। और वेद तात्री दोस्तों किसको कहते हैं? वेद त्रयी दोस्तों। वेद त्रयी किसको कहते हैं? किस किस वेदों को वेद त्रयी कहते हैं? तो दोस्तों 3 वेदों को वेद त्रयी कहते हैं। कौन कौन दोस्तों? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेद त्रयी कहते हैं दोस्तों। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। वेद त्रयी किसे कहते हैं? तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को। और कौन सा वेद है दोस्तों जिसका एकमात्र वेद है दोस्तों जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है? तो यजुर्वेद है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? कौन सा अभिलेख है दोस्तों? कौन सा अभिलेख में दोस्तों उल्लेख है कि ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना कौन सा देता है दोस्तों? तो बोंगजकोई है दोस्तों, बोंगजकोई अभिलेख है दोस्तों। उसमें उल्लेख है कि ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना उसी में मिलता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दोस्तों ये भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया को माना जाता है। किसने माना दोस्तों? तो मैक्स मूलर ने दोस्तों आर्यों का मूल निवास किसको माना? मध्य एशिया को आर्यों का मूल निवास माना। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता कौन सी थी दोस्तों? ये भी क्वेश्चन बनता है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता है। आर्यों की भाषा क्या है दोस्तों? ये भी इम्पोर्टेंट। आर्यों की भाषा संस्कृत है। और आर्यों की दोस्तों सभा और समिति क्या थे दोस्तों? आर्यों में सभा और समिति क्या थी दोस्तों? तो राजाओं को जो सलाह देने वाली संस्था थी उसको दोस्तों सभा और समिति कहा जाता था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया दोस्तों, इसको नोट डाउन करते चलिएगा दोस्तों। जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया जा रहा है दोस्तों वीडियो पोस्ट कर आप नोट डाउन करते चलिएगा दोस्तों। और बाजपति दोस्तों किसको कहा जाता था? तो बाजपति जो दोस्तों गोचर भूमि, जो गाय वाली भूमि थी दोस्तों, गोचर भूमि का जो अधिकारी होता था उसे बाजपति कहा जाता था। और दोस्तों उग्र किसे कहा जाता था? तो अपराधियों को पकड़ने का जो कार्य करता था दोस्तों उसको उग्र कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सभी क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हैं, देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित आश्रमों को सही क्रम में रखना है दोस्तों। कौन सा आश्रम सही क्रम में है? तो दोस्तों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास,
यही होगा दोस्तों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम सही क्रम में है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका सही होगा दोस्तों। ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से आश्रमों का सही क्रम कौन सा होगा दोस्तों? तो ब्रह्मचर्य पहले होगा दोस्तों, उसके बाद गृहस्थ होता है, वानप्रस्थ होता है, उसके बाद संन्यास होता है दोस्तों। ब्रह्मचर्य जो यानी जन्म से दोस्तों 25 वर्ष की आयु जो होती है दोस्तों ब्रह्मचर्य की आयु होती है। और गृहस्थ की दोस्तों 25 से 50 वर्ष की जो आयु होती है गृहस्थी, खेती बाड़ी करने वाले, गृहस्थी जीवन व्यतीत करने वाली आयु होती है। और वानप्रस्थ दोस्तों कौन सी होती है? तो 50 से दोस्तों 75 वर्ष की आयु होती है, वानप्रस्थ जीवन होता है। और सन्यासी जीवन दोस्तों 75 से 100 वर्ष की आयु जो अब हो जाती है दोस्तों, तो लोग सन्यासी धारण करते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, और ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और बिहार टीचर के लिए दोस्तों तो ये रामबाण साबित होने ही वाला है दोस्तों। आपको इस वीडियो से जरूर 2 से 3 क्वेश्चन देखने को डिक्टो मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वेद काल में जनता निम्नलिखित में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? ऋग्वैदिक काल में दोस्तों जनता निम्नलिखित में से किसमें विश्वास करती थी? तो ऋग्वैदिक काल में दोस्तों बलि और कर्मकांडों में विश्वास करती थी दोस्तों। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट फिर से रिवीजन करते हैं दोस्तों। ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक जो है दोस्तों, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। कौन सा है दोस्तों? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसके रचना कौन है दोस्तों? तो विश्वामित्र हैं। 9वें मंडल में दोस्तों पुरुष, 9वें मंडल में दोस्तों सोम देवता का उल्लेख है। और 10वें मंडल में किसका उल्लेख है दोस्तों? 10वें मंडल में दोस्तों पुरुष सूक्त का वर्णन है, जिसमें 4 वर्णों में बांटा गया है दोस्तों, 4 वर्णों में बांटा गया है। और दोस्तों ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है। और सूक्तों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 1028 है। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही गया है दोस्तों, तो सबको नोट डाउन करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वैदिक काल में स्मृतियों एवं धर्मशास्त्रों में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है? दोस्तों वैदिक काल में स्मृतियों एवं धर्मशास्त्रों में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है? तो 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा गया है दोस्तों। सारे क्वेश्चन बहुत ही टॉप सेलेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, कहीं ना कहीं पूछे ही गए हैं। और आने वाले जितने भी एग्जाम है दोस्तों जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो वैदिक काल में दोस्तों, वैदिक काल में स्मृतियों एवं धर्मशास्त्रों में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है दोस्तों? 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। कौन कौन है दोस्तों? ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह दोस्तों, प्रजापति विवाह होता है, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह होता है दोस्तों। ये नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों, ये भी पूछा गया है कौन कौन है दोस्तों। और दोस्तों वैदिक सभ्यता जो है, वैदिक सभ्यता आर्यों द्वारा निर्मित सबसे प्राचीन सभ्यता है दोस्तों। वैदिक सभ्यता आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता है। और दोस्तों आर्यों की भाषा क्या थी? दोस्तों आर्यों की भाषा संस्कृत थी। और ये भी पूछा जाता है दोस्तों, आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों का पेय पदार्थ क्या था? तो आर्यों का जो पेय पदार्थ होता था दोस्तों उस टाइम में सोम रस का पेय करते थे दोस्तों। और वैदिक सभ्यता में ही दोस्तों जीवन भर जो अविवाहित महिला होती थी उसको क्या कहा जाता था दोस्तों? जो जीवन भर अविवाहित महिला थी, जिसका विवाह नहीं हुआ था दोस्तों, उसको अमाजू कहा जाता था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट डाउन करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी ऋग्वैदिक कालीन विदुषी स्त्रियां हैं? और उसको बताना है दोस्तों कौन सी है दोस्तों? तो लोपमुद्रा और घोषा है। कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन ए इसका सही होगा, लोपमुद्रा और घोषा है दोस्तों। और प्रमुख स्त्रियां कौन है दोस्तों? सिक्ता है और साची है और इंद्राणी सभी है दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी होगा दोस्तों। ये सभी ऋग्वैदिक कालीन की स्त्रियां हैं, सभी हैं दोस्तों। ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ऋग्वैदिक काल की निम्नलिखित में से 3 मुख्य फसलें बताइए। ऋग्वैदिक काल में जो दोस्तों 3 प्रमुख फसल कौन थी दोस्तों? तो दोस्तों कौन थी? तो जौ थी दोस्तों, गेहूं और चावल थी। जौ, गेहूं और चावल दोस्तों, ये जो होगा गेहूं और चावल, ऑप्शन 20 का सही होगा दोस्तों। ध्यान रखिएगा, ऋग्वैदिक काल में निम्नलिखित में से 3 प्रमुख फसल जौ, गेहूं, चावल थी। ऑप्शन 20 का सही होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? दोस्तों
सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद शब्द में लिया गया है? ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है दोस्तों सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते का क्या अर्थ होता है दोस्तों? तो सदैव सत्य की विजय होती है। सत्यमेव जयते, सदैव सत्य की विजय होती है। मुंडकोपनिषद से दोस्तों सत्यमेव जयते लिया गया है। और यज्ञ की तुलना दोस्तों टूटी नाव से की गई है मुंडकोपनिषद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सत्यमेव जयते दोस्तों किस उपनिषद में है? तो किस उपनिषद में है दोस्तों? मुंडकोपनिषद में है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं किस में है दोस्तों? किसके लिए हैं और किस में है दोस्तों? तो इंद्र से संबंधित हैं दोस्तों। ऋग्वेद में सबसे सर्वाधिक मंत्रों का उल्लेख दोस्तों इंद्र के लिए किया गया है। और 20 बार दोस्तों 20 बार इंद्र का उल्लेख किया गया है ऋग्वेदिक काल में दोस्तों। ऋग्वेद में जो है दोस्तों इंद्र का 20 बार उल्लेख किया गया है। और 2 बार दोस्तों अग्नि का उल्लेख है और 3 बार वरुण का उल्लेख है। वरुण दोस्तों क्या है थे? तो वरुण जो पृथ्वी और सूर्य का निर्माता माने जाते हैं दोस्तों, और ऋतु परिवर्तन और दिन रात का कर्ता माने जाते हैं वरुण देवता। वरुण को क्या माना जाता है दोस्तों? ये भी पूछा जाता है कि वरुण कौन थे। तो ऋग्वेद में दोस्तों 3 बार वरुण देवता का उल्लेख है और 20 बार इंद्र का उल्लेख किया गया है और 2 बार अग्नि का उल्लेख है दोस्तों। इंद्र को दोस्तों क्या कहा जाता था? तो इंद्र को युद्ध का देवता एवं वर्षा का देवता कहा जाता था। और अग्नि को दोस्तों देवताओं और मनुष्यों के बीच में मध्यस्थता दोस्तों अग्नि को कहा जाता था। और विष्णु को दोस्तों विश्व का संरक्षक एवं पालनकर्ता कहा जाता है ऋग्वैदिक काल में दोस्तों। ऋग्वेद में दोस्तों उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी कौन सी थी दोस्तों? वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी दोस्तों? तो गणतंत्र थी। ऑप्शन ए इसका सही होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ऋग्वेद में वशिष्ठ को किसके पुरोहित के रूप में प्रस्तुत किया गया है दोस्तों? किसको किया गया है? तो भरत को किया गया है दोस्तों। भरत को किया गया है। ऋग्वेद में वशिष्ठ को पुरोहित के रूप में भरत को किया गया है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है दोस्तों? सर्वप्रथम स्तूप शब्द का उल्लेख किसमें है? तो ऋग्वेद में है दोस्तों। ऋग्वेद में है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। वेदों की संख्या 4 है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। और ऋग्वेद के रचनाकार कौन है दोस्तों? विश्वामित्र जी हैं। और तीसरे मंडल में किसका उल्लेख है दोस्तों? गायत्री मंत्र का। 9वें मंडल में सोम देवता का। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख है दोस्तों। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह है क्या है दोस्तों? तो किस में किया गया है? तो शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख है दोस्तों। ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में नदीत्मा देवीतेमेव एवं अमतिवेव संबोधित किया गया है? किसको संबोधित किया गया है दोस्तों? तो सरस्वती नदी को किया गया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और ऋग्वेद में दोस्तों कितनी नदियों का उल्लेख है? ये भी क्वेश्चन बना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख है। कितने हैं दोस्तों? तो 25 नदियों का उल्लेख है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों। और थैंक्स दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों कि आपको ये वीडियो कितना हेल्पफुल रहा और कैसा लगा दोस्तों। आप कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।